गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों 7 बज चुके हैं और 7 बजे आप सबको पता है कि नवोदय स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन बेटा प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी हैं क्या? आर यू रेडी फॉर दिस प्रैक्टिस सेट? तो प्यारे बच्चों जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के लिए। लेकिन ऐसे प्यारे बच्चे जो आज पहली बार आए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्यारे बच्चों आप को करना क्या है? करना यह है, अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ में अशोका एग्जाम गुरु बेटा टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। अब कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, बार बार कॉल आ रही है कि सर अभी तक हमें नवोदय की तैयारी करनी है, हमने फॉर्म भर दिया है सर, पेपर देना है, लेकिन तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो क्या करें? तो प्यारे बच्चे, अशोका एग्जाम गुरु उनके लिए लेके आया है एक स्पेशल सा बैच जिसका नाम है विजेता बैच। 1599 जिसकी केवल फीस है, एक ही बार ये सबमिट करनी है, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। क्लास नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सब, मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि सर हम अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर नहीं हुई है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सर ज्वाइन कैसे करना है? अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए या सामने आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो जितने भी आपको प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सभी आप ही के तरह यहाँ से पढ़कर सेलेक्टेड हुए स्टूडेंट्स हैं और इस बार आप लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो क्या हम स्टार्ट करें अपने सेशन के लिए? यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आ जाओ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। बस बेटा एक दो चीज़ें मेरी बातों को याद रखना, क्वेश्चन को जल्दबाजी में बहुत जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन को समझना है और फिर पहले रीड कर लो केयरफुली, फिर आंसर देना। आंसर आराम से आ जाएंगे, ये मुझे पता है, इतना मुझे विश्वास है। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। चलो भाई देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कितने प्यारे बच्चे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, फसलों को उगाने की प्रक्रिया। मतलब कोई भी फसल है जिसको हमें उगाना है, जो फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे प्यारे बच्चों पूछना चाह रहा है। इरिगेशन कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन, सिंचाई, कृषि, निषेचन या अंकुरण। वाह, आंसर आना शुरू हुआ है। सर फसलों को उगाने की जो प्रक्रिया है, कोई भी फसल हो सकती है, वो पैडी हो सकती है मतलब धान हो सकती है, वो वीट हो सकती है, वो गेहूं हो सकती है, वो मक्का हो सकती है। बेटा इसको एक लार्ज स्तर पर, लार्ज स्केल पर उगाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? एग्रीकल्चर कहते हैं। वी फॉर बरेली वाले सर इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का आंसर वी आया है ना, आप सही हो। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बेटा देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो जितने प्यारे बच्चे, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सभी प्यारे बच्चों अपनी प्रेजेंट लगा दो और सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी प्यारे बच्चों के पास में ये सेशन पहुंचे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चे। हर टॉपिक को कवर किया, लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल? बेटा ऐड करना है न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ना। जो पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे मान लिया हमने कोई भी चीज उगाई खेत में, अब उसको हमें पोषक न्यूट्रिशन देना है मिट्टी के लिए ताकि हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो। तो उसमें क्या मिलाओगे सर? क्या मिलाएंगे? क्या उसमें हम लोग
क्या हम उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाएंगे, खरपतवारनाशी मिलाएंगे, फर्टिलाइजर मैन्योर मिलाएंगे? पेस्टिसाइड तो सर बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। कीटनाशक या सर फंगी? बिल्कुल सही बात है। पोषक तत्व बढ़ाना है तो सर हमें क्या मिलाना पड़ेगा? फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर वी इज राइट आंसर। खाद और उर्वरक मिलाएंगे जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चे, जितने बच्चे आए हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेटा लगातार क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, आपको पता है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी चल रही है, मॉडल पेपर भी चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। और मैंने बताया ऐसे प्यारे बच्चे, बहुत कॉल्स आई हैं कि सर हम अब ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अभी आप लेट नहीं हुए हो, आप लेट नहीं हुए हो, आप अभी भी ज्वाइन कर लोगे, आप अभी भी सिलेक्शन ले लोगे, ये गारंटी है। आराम से पढ़ लो, जितना पढ़ाया जा रहा है अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। तो मैंने पहले भी कहा था ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप इस बार सिलेक्शन ले लो, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन। आपको पता है छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनसे ही क्या बनती है? अल्कोहल बनती है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, बाद में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो कह रहा है सर अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल का मतलब है शराब। तुम्हें प्यारे बच्चे शराब बनाना है, तो शराब में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? सर बैक्टीरिया है, फंगी है, ईस्ट है या वायरस है? तो आंसर, वाह क्या बात है भाई, आंसर प्यारे बच्चे के आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सर ईस्ट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, ईस्ट का यूज होता है, एकदम सही बात है। जितने प्यारे बच्चों का आंसर ईस्ट आ रहा है ना, ईस्ट, तो आप कहना बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ईस्ट इज राइट आंसर, वेरी गुड। तो कौन सा सूक्ष्म जीव अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है? सर ईस्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। पूरा सेशन देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं बेटा। आज जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको इस प्रैक्टिस सेट में से काफी हद तक क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके एग्जाम पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। कौन सी बीमारी वायरस से होती है? क्या कह रहा है सर? कौन सी बीमारी वायरस से होती है? सर वायरस के द्वारा पूछ रहा है, वायरस। चेक कर लेते हैं भाई, वायरस के द्वारा होने वाली, हमने वायरस के द्वारा होने वाली, सर हैजा तो सर किसके द्वारा होने वाली है? सर बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होने वाली है, ये जीवाणु के द्वारा होती है। सर टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी जीवाणु के द्वारा होती है सर, ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। टाइफाइड, सर ये भी जीवाणु के द्वारा होती है, टाइफाइड भी किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। तो सर बचा क्या? इन्फ्लुएंजा। बहुत बढ़िया, फ्लू इज राइट आंसर प्यारे बच्चे, फ्लू। कहना सर फ्लू जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा। जो फ्लू होता है वो होता है वायरस के द्वारा। सुना है ना वर्ड फ्लू और आई फ्लू, सुना होगा आप लोगों ने। एक सुना होगा वर्ड फ्लू सुना है ना, वर्ड फ्लू। हाँ सर सुना तो है वर्ड फ्लू। और एक सुना होगा आप लोगों ने आई फ्लू। आई फ्लू, तो कहना बेटा वर्ड फ्लू और आई फ्लू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलो समझ में आ गया। और सर कौन से ऐसे, एक आपने सुना होगा, और भी बता रहा हूं मैं कुछ रोगों के नाम, जैसे याद रखना, एक होता है मलेरिया। सर मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चे याद रखना, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? प्रोटोजोआ, जिसे हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, प्रोटोजोआ
परजीवी के द्वारा होता है, इसको भी याद रखना है और डिटेल में पढ़ना है। सबको डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आपको पता है भैया बैच में सब कुछ पढ़ाया गया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या होगा। यस यस, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। बहुत, मैंने सब लेटेस्ट पैटर्न पर लिया है, एक एक चैप्टर को कवर किया है तुम्हारे, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स करता है नाइट्रोजन को, फिक्सेशन इन सॉइल। कौन सा सूक्ष्म जीव मिट्टी जो होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा का स्थिरीकरण करता है, फिक्स करता है। बताओ, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट या एल्गी? क्या बात है, आंसर आना चाहिए भाई। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट या एल्गी? आंसर चाहिए हमको सभी प्यारे बच्चों से। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। कौन सा सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है? तो सर वो कार्य करता है कौन? राइजोबियम। जितने प्यारे बच्चों का आंसर राइजोबियम आया है ना बेटा, राइजोबियम, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे सर? राइजोबियम। राइजोबियम याद रखना, जड़ों में ये पाया जाता है, जो दलहन वाली होते हैं जितनी भी दालें वाली, तो कहना उनमें राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 6 जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? ऑल क्लियर है सर? ठीक है, यस। लेवल बढ़िया है क्वेश्चनों का, मॉडरेट मैंने कहा है, मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड दिए हैं आज मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? प्यारे बच्चे चलिए जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर। कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, कोल, ग्लास या नाइलॉन? प्लास्टिक, कोल, ग्लास या नाइलॉन? कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? सर प्राकृतिक पूछा है हमसे। प्लास्टिक, कोयला, कांच या नाइलॉन? सर नेचर में जो मिलेगा, नेचर में तो इसमें से एक ही चीज मिलेगी, वो है कोल, कोयला। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा? सर जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन। बिल्कुल सही कहा है प्यारे बच्चे, एकदम सही आंसर होना चाहिए। यही बच्चा कोयला, यही प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक नहीं है, सब आर्टिफिशियल है, सब कृत्रिम है, सब बनाए गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। यस, ऑल क्लियर है, वेरी गुड प्यारे बच्चे। ऑल क्लियर है तो इससे बढ़िया कौन सी बात हो सकती है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन का आंसर दो। बस एक ही काम करो, जल्दी से पूरे सेशन को लाइक करो। बहुत बच्चे देख रहे हैं लेकिन अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है, बहुत से बच्चे ने शेयर नहीं किया। भैया कोई भी आपका दोस्त कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कहो प्रैक्टिस करो ना भाई। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज वो हो जहां से मिले वहां से लपेट लो, जहां से मिल रही है वहां से लपेट लो, क्या दिक्कत आ रही है? यहां से प्रैक्टिस कर लो, कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? ठीक है, बताओ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल, तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? सर पेट्रोलियम की बात करेंगे, वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, विभिन्न हाइड्रोकार्बन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, और वाटर एंड मिनरल्स का, या कार्बन एंड गैसेस का? तो कहना सर इसमें ढेर सारे पेट्रोलियम में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्योंकि ये कहाँ से निकलता है सर? ये नीचे से, जमीन से निकाला जाता है। तो कहना सर इसमें क्या होते हैं? वेरियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं पेट्रोल में। तो कहना सर ए आंसर सही होगा। अगर आपने और कोई आंसर चूज किया था बेटा तो ये बिल्कुल गलत चूज किया था। इसीलिए मैं कहता हूं हर तरीके का क्वेश्चन मैंने डाला है, परेशान मत होना, बस पूरे सेशन को देखा करो, जितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है किया करो, चीजें समझ में आएंगी। बताओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने प्यारे बच्चे बता देंगे। The process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light is called, जिस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। सर पहली बात तो वो हीट देता है, साथ में सर वो लाइट भी देता है, हीट के साथ वो सर लाइट भी देता है, उसे क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे सर। जंग लगना अलग चीज होती है सर। फोटोसिंथेसिस में तो सर पौधे, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे फूड बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। कंबंशन कहेंगे सर, दहन कहेंगे। रेस्पिरेशन में तो श्वसन रहता है, श्वसन।
मतलब सांस लेना। तो सर ये तो आप कह रहे हो जलने की बात हो रही है। दहन इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का चलो नवोदय आया है ना, सी फॉर चलो नवोदय, कंबस्टन इज राइट आंसर, दहन इज राइट आंसर, वेरी गुड। तो जित प्यारे बच्चों का आंसर सी आया है ना, आप बिल्कुल सही है। लास्ट में प्यारे बच्चे अपना स्कोर को कमेंट जरूर करेंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ। एक प्यारा बच्चा बहुत बार बहुत देर से कह रहा है कि सर बैच, बेटा बैच के लिए सामने मोबाइल स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, उस पे कॉल कर लो। विजेता बैच है, केवल 1599 फीस है, एक ही बार पे करनी है। 7 फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी रहेगी। आराम से पढ़ो, पूरा सिलेबस उसमें है, रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा आपको, जो चल रहा है लाइव वो भी मिल जाएगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। वह न्यूनतम, लोएस्ट का मतलब न्यूनतम, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, कैच फायर, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर, मिनिमम जिस पे वो आग पकड़ लेता है, उसे क्या कहेंगे सर? गलनांक तो गलना होता है, जिस पर कोई चीज गलना शुरू होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पर कोई चीज उबलना शुरू होती है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सर इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलनांक, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलोगे? ये कहलाता है, बिल्कुल सही। क्या बोलोगे सर? इग्निशन टेम्परेचर ज्वलनांक कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। जितने प्यारे बच्चों ने अगर सी आंसर दिया है ना बेटा, आप बिल्कुल सही हैं। वह न्यूनतम तापमान क्या होता है जिस पर कोई पदार्थ आग को पकड़ लेता है, इजीली कैच करता है, उसे कहते हैं ज्वलनांक। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा है। और हर चैप्टर को इंक्लूड करके लेके आए हैं जहां से जैसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ क्या होगा। द मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। अब आपको पता है कैंडल जो होती है ना सर अगर हम कैंडल की बात करेंगे ना, तो आपको पता है कैंडल में 3 भाग। तो वो कह रहा है जो मिडिल जोन है ना, कैंडल का जो मिडिल जोन है, कैंडल का जो बेटा मिडिल जोन है ना, वो कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य क्षेत्र होता है, मध्य वाला क्षेत्र, मिडिल वाला भाग होता है। सबसे ठंडा, सबसे गर्म, मध्यम गर्म या सबसे अंधेरा, क्या बोलोगे बताओ? देख के बता सकते हो भैया, कैंडल है ये तो वैसे भी पता होना चाहिए तुम्हें, कैंडल की बात हो रही है। मध्य क्षेत्र, सर बीच वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। सबसे ठंडा भी नहीं हो सकता, सबसे गर्म भी नहीं हो सकता, क्या बोलोगे सर? मध्यम गर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। मॉडरेटली हॉट होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने प्यारे बच्चों का सी आ रहा है ना, और सभी प्यारे बच्चों का सी भी आ रहा है, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ऐसा आंसर आने लगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, वाह, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा, मध्यम गर्म इज राइट आंसर, वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। जितने प्यारे बच्चों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से शेयर कर दो। साथ में क्या कर दो, साथ में लाइक वाला बटन दबा दो। जितने प्यारे बच्चे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। ये आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द ब्लू जोन। सर कौन सा जोन? सर ब्लू जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम रिप्रेजेंट्स, मोमबत्ती में जो नीली ज्वाला होती है ना बेटा, नीली ज्वाला, नीली ज्वाला, तो बेटा किसे दर्शाती है? अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन, ठंडी ज्वाला या कालिख बनाना? आंसर, वाओ क्या बात है भाई, लिखने से पहले सभी प्यारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर इट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबंशन। बिल्कुल सही बात है, कंबस्टन कहलाती है, कंप्लीट कंबस्टन का मतलब है पूर्ण दहन कहलाएगी। आप कहना सर वी इज राइट आंसर, एकदम सही बताया है। और एलपीजी जो होती है, जो घरों में हम खाना बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेटा, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, उसमें भी ये नीली ज्वाला के साथ ही जलती है। एलपीजी भी कैसे जलती है? नीली ज्वाला। जब खाना बनाते हैं तो कहना नीली ज्वाला, ये भी नीली ज्वाला के साथ जलती है, जो गैस चूल्हा होता है बेटा।
याद रख लेना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको आता है हर क्वेश्चन, हमने सीखा है तो हमको आता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा प्यारे बच्चे आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यस, आज की क्लास में मजा आ रहा है सर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आज के क्वेश्चन बेटा लेवल में अच्छे रखे हैं मैंने। बताओ वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्यजीव संरक्षण, वनों का और वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण करना है, उनका हम कह रहे हैं मेन पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस है मेन उस चीज का? पौधों की वृद्धि करना, टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, पशु उत्पादन प्राप्त करना, टू गेट एनिमल प्रोड्यूस, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, पेड़ों की संख्या घटाना। देखो पेड़ों की संख्या घटाना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हम कह रहे हैं वन्य जीव संरक्षण का मतलब पौधों की वृद्धि हो सकता था, पशु भी उत्पादन बढ़ेगा, जब जाहिर सी बात है जब वनों का संरक्षण, वनों में रहने वाले जीवों का संरक्षण करोगे। लेकिन उससे बढ़िया एक वर्ड यहाँ पर लिखा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। जो पारिस्थितिकी संतुलन है ना बेटा, जो आपका मेंटेन इकोलॉजिकल है कि भैया संतुलन को बनाए रखो ताकि इतनी कमी ना आ जाए क्योंकि दिक्कत हो जाए, तो कहना सर पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना वन्य जीव, ताकि बेटा डिसबैलेंस ना हो जाए, सब चीजें बैलेंस में बनी रहे, इसलिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक और क्वेश्चन है तुम्हारा इसी से जुड़ा हुआ, बताओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर प्यारे बच्चों हमें चाहिए आपसे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? कौन सा वो एनिमल है, कौन सा वो जानवर है जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है? क्या बोले? हाथी, एक सींग वाला गैंडा, शेर या बाघ? काजीरंगा पूछा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब लोगों ने इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन पढ़ रखा है भैया पहले ही, है नहीं है? बिल्कुल सही बात है, वन हॉर्न रैनकॉर, बिल्कुल सही बात है। एक सींग वाला गैंडा जो है ना प्यारे बच्चे, एक सींग वाला गैंडा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, वी इज राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ कहाँ स्थित है सर ये काजीरंगा नेशनल पार्क? ये आसाम में स्थित है, क्या बोलोगे सर? ये आसाम में स्थित है, क्या बोलोगे? आसाम में। पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हैली नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क पूछ ले तुमसे, फर्स्ट भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था प्यारे बच्चों? तो कहना सर हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। सर ये कहां पर था? उत्तराखंड में था, यूके में था, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। कौन सा बेटा? जिम कॉर्बेट नेशनल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और बाद में भी इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, अब क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क, नया नाम इसका क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। मतलब कहानी कहां से चली थी? कहानी चली थी बेटा तुम्हारी हैली नेशनल पार्क से, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट किया गया और आजकल इसे हम किस नाम से जानते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ज़्यादा डिटेल यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, टाइम कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो बेटा। कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल, अलैंगिक, जिसमें माता और पिता की जरूरत ना पड़े, मतलब एक ही आदमी से दो लिंग की जरूरत ना पड़े, एक ही आदमी से क्या हो जाए, एक ही पर्सन से क्या हो जाए, उसमें जनन हो जाए, उसमें दो लिंगों की जनन की जरूरत नहीं है। सर फर्टिलाइजेशन में तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी भैया, अंडे में तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, जन्म दोगे तब भी। सर वर्डिंग हो सकता है, वाह क्या बात है, वर्डिंग, कली बनाना, इसको मुकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? तो सभी प्यारे बच्चों को याद आ रहा होगा, हाइड्रा। यस, वर्डिंग इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का आंसर ए आया है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उभार आता है, वो टूट के गिर जाता है, उसके जैसे ही दूसरी संतान उत्पत्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 15,
कह रहा है सर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? बताओ, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे सर? जब दोनों का संलयन होगा, मतलब इधर से स्पर्म आया, इधर से वो आया और यहाँ पर संलयन हो गया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है सर, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया था हमें। इस प्रोसेस को हम निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन या फिर क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी से बताएंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक की प्रकृति, बिल्कुल करेगा भाई। नेचर कैसा है? बिल्कुल। विद्युत धारा की मात्रा सर, बिल्कुल करेगा। कितनी क्वांटिटी है ये भी निर्भर। समय, बिल्कुल करेगा। तो कहना सर ये तो तीनों ही चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो तीनों पे कर रहा है, तो कहना सर ये जो चौथा ऑप्शन दिया है ना, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा प्रकृति, नेचर कैसा है। विद्युत धारा की मात्रा, क्वांटिटी कितनी आ रही है, कितने समय के लिए आ रही है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा है, सब चैप्टर से क्वेश्चंस हैं और सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। आपको पता है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उसमें आपको पता है उसको लाइट से बचाना होता है, जो बिजली तड़कती भड़कती है, तो उसमें एक इस तरीके का पोल बना दिया जाता है। अब इस पोल पे इस तरीके से होता है, अब जब भी लाइट बिजली कड़कती है यहाँ से जाती है और एक तार नीचे अर्थ में जोड़ दिया जाता है और वो सारा करंट पृथ्वी में चला जाता है, उसे कहते हैं बेटा तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। बिल्कुल सही है। जितने आंसरों का, जितने प्यारे बच्चों का आंसर वी आ रहा है ना, आप बिल्कुल सही बात है, एकदम सही आंसर दे रहे हो। वी इज राइट आंसर प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे जल्दी से आ जाओ। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर क्विक करा रहा हूं मैं, इसलिए क्विक करा रहा हूं, आप लोगों को आते भी हैं और हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अर्थक्वेक वेव्स आर आल्सो नोन एज। भूकंप की जो तरंगे होती हैं, भूकंप में जो तरंगे होती हैं, भूकंप तरंगों को क्या कहा जाता है? भूकंप तरंगे तो कहते हैं, इनके अलावा क्या कहते हैं? शॉक वेव्स, साउंड वेव, हीट वेव या लाइट वेव, बता सकते हो? क्या बात है, वाह, वेरी गुड प्यारे बच्चे, आंसर सही आ रहा है एकदम, बिल्कुल सही, कि इट इज कॉल्ड शॉक वेव्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इन्हें शॉक वेव्स भी कहा जाता है, इन्हें आघात तरंगे कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, भूकंप तरंगों के अलावा इन्हें शॉक वेव्स, शॉकिंग वेव्स भी कहा जाता है, आघात तरंगे भी कहते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, सभी प्यारे बच्चों को पता है। क्वेश्चन नंबर 19, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद एक क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारी स्क्रीन पे, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से, इसमें आपके लिए जरूर मैं आपके लिए 40 सेकंड्स का समय दूंगा, जल्दी से एक बार बताओ, तब तक मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है? A body of mass 2 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. तो कह रहा है व्हाट इज इट्स मोमेंटम। बताओ भाई, मोमेंटम बताना, इसका संवेग बताना है तुम्हें। बेटा मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जो चीज दी होती है उसको लिख लो। 2 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब m दिया है 2 kg, ठीक है सर। सर चाल या वेग एक ही बात होती है सर, आपको वेलोसिटी दी है, स्पीड दी है, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ओके सर, हमसे पूछ रहा है संवेग को डिनोट करते हैं p से, तो आपको नहीं पता है p m और v में क्या रिलेशन है? सर बिल्कुल पता है,
संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv। आपने बार बार बताया था P इक्वल टू mv होता है सर, तो कोई बात नहीं, फिर निकाल लो P बराबर mv होता है, तो m कितना है 2 और v कितना है सर 5, और 5 2 जा कितना होता है 10, तो P इक्वल टू 10। अब लेकिन संवेग का मात्रक क्या हो गया, m का मात्रक हो गया सर किलोग्राम, ठीक है सर किलोग्राम, और इसका मात्रक हो मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ए इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का ए आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का, ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सिंपल क्वेश्चन आएगा, टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस प्यारे बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो बैठेगा मेरी तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। यस यस, कह रहा है इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड on an object of mass 4 kg what will be its acceleration। बताओ एक्सेलरेशन मतलब 20 न्यूटन का बल, सर न्यूटन में तो बल नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं, तो F बराबर कितना न्यूटन है सर 20 न्यूटन है, ठीक है सर। किलोग्राम को तो m मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, बिल्कुल सही बात है, किलोग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वरण बताओ सर, ए बताना है एक्सेलरेशन। त्वरण को तो ए से डिनोट करते हैं, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो तीनों में आ जाए, F बराबर ma, क्या बात है, F इक्वल टू एम ए। सर ए निकालना है तो कोई बात नहीं है, एम को नीचे ले आओ भाई, F अपॉन एम बराबर ए। बोलो F कितना है सर 20 है, ठीक है, m कितना है सर 4 है, बराबर a। अगर मैं इस 4 से इसको भाग दूंगा तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, तो बेटा a बराबर 5 आ गया। लेकिन दिक्कत यह है 5 क्या, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल है सर, सी इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है ना बेटा, आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल एकदम सही हो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। बहुत आराम से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा। आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ऐसे प्यारे बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम भी आपके साथ पढ़ लें, कोर्स जो हमारी थ्योरी है उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो विजेता बैच को बेटा ज्वाइन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1599 केवल इसकी फीस है। इसमें आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं वो तो मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिल जाएंगी जो इससे पहले हो चुकी हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट जितनी भी चीज़ें कराई जाएंगी, MCQ चैप्टर वाइज, वो सब आपको इतने ही रुपए में मिल जाएगा। केवल एक ही बार फीस जमा करनी है, बार बार फीस जमा नहीं करनी होती है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोले सर, कह रहा है आ लाइट रे स्ट्राइक्स अ मिरर एट 30 डिग्री व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक प्रकाश किरण 30 डिग्री पर दर्पण पर गिरती है। मान लो ये दर्पण है बेटा, ये एक मिरर है, ये बेटा मिरर है, मेरी बात को समझना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। अब ये लाइट आई यहां से, अब ये लाइट यहां पर आई, और जो लाइट यहां पर आई है ना बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं तुम लोगों से इस तरीके से ध्यान से समझना, ऐसे मान लो ये लाइट यहां पर आई है और ये गिरी है कितने डिग्री पर सर 30 डिग्री पर, बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये जो जाएगी ना, तो मैंने क्या कहा था, प्रकाश किरण 30 डिग्री पर गिरी है ना, ये 30 डिग्री पर, तो आप परावर्तन यहां से जाएगी और रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो परावर्तन जब ये 30 डिग्री है तो सर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सर आपने कहा तो था आपतन कोण बराबर होता है किसके सर जी, परावर्तन कोण के, हाँ या ना सर। एंगल आई बराबर एंगल आर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। तो सर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन हम लोगों को देनी है, बस समझ में आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर हो चुका है। एकदम मजा आ रहा है ना आज तो कि सर धुआं धुआं मचा देंगे एकदम।
न्यूमेरिकल्स भी भर भर के लेके आया हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके दिखाओ। इसके लिए 1 मिनट है तुम्हारे पास, पूरा पूरा का पूरा 1 मिनट है। जल्दी से प्यारे बच्चे, सर आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत, बिल्कुल लेवल को मेंटेन किया है, उसी तरीके के क्वेश्चंस बनाए जैसे आएंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। क्या बात है। यदि एक वस्तु और दर्पण, ये देखो, ये रही वस्तु, ये रहा, तुम में से कोई एक आदमी रहा, ये लड़का है, देखो आदमी मत बोलो, और ये रहा मिरर, ये रहा बेटा मिरर, ये रहा तुम्हारा दर्पण। ठीक है सर, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। सर कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? मैंने क्या कहा है कि बेटा आपको हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु है। वस्तु कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर ये जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर पर बनेगी? 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तो मुझे एक बार बताओ, ये तो वस्तु है ना, ये वस्तु है, लेकिन बेटा वस्तु की ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? यहां बनेगा प्रतिबिंब। अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से एक बार देख लो। ये बन गया प्रतिबिंब, पीछे बनेगा। कह रहा है वस्तु, वस्तु ये रही वस्तु और उसके प्रतिबिंब, यहां से स्टार्ट कर दो और मुन्ना यहां तक की डिस्टेंस बताओ, यहां से लेकर यहां तक। सर 50 ये था, 50 ये था, 50 प्लस 50 बराबर 100 सेंटीमीटर। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर 100 है? बिल्कुल है सर जी। लो भैया, 100 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के पीछे। बना दो दर्पण के पीछे, क्या दिक्कत आ रही है? बना दिया हमने। 50 इधर था, 50 उधर हो गया। सर टोटल कितना हो गया? इसके बीच की दूरी, मिरर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछता तो 50 सेंटीमीटर रहती। मिरर और वस्तु के बीच की पूछता तब भी 50, लेकिन वस्तु और दर्पण के प्रतिबिंब के बीच में ये 100 हो जाएगी। 50 प्लस 50। मजा आ रहा है ना? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने आज लेके आया हूं तुम लोगों के सामने। तुम लोग भी सोच रहे सर, बिल्कुल मजा दिला दिया एकदम। एक एक क्वेश्चन आज बेहतरीन वाला है। इफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन रही है, एंड इरेक्ट और सीधी बन रही है, तो कह रहा है व्हाट टाइप मिरर। यदि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, वो बिल्कुल, मान लिया मैं 5 सेंटीमीटर है तो मेरी इमेज भी 5 की बन रही है और सीधी बन रही है। बेटा ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब बराबर इमेज बने, बिल्कुल बराबर। सर आपने कहा है उत्तल दर्पण में तो छोटी बनती है, साइड दर्पण जो हम यूज करते हैं गाड़ियों में तो छोटी बनती है, अवतल से कभी बड़ी कभी छोटी बनती है। लेकिन सर जी आपने कहा था समतल दर्पण में उतनी बनेगी जितनी होगी, जितनी होगी, और हमेशा कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। ये एग्जाम्पल किसका है? ऐसा एग्जाम्पल बेटा प्लेन मिरर का है, समतल दर्पण का है। एकदम मजा आ गया हो ना तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एक एक तब। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन को पढ़ लेना आराम से बेटा, गलत मत कर देना, कहीं गलत कर दो क्वेश्चन के लिए। देख लो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपसे बेटा याद रखना विद्युत आवेश की पूछा है, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई इकाई पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहना सर अगर हमसे धारा का पूछना, विद्युत धारा का, तो कहते एम्पियर होगा, धारा का तो एम्पियर होता है। सर वोल्ट किसका होता है? आप जानते हो पावर, शक्ति का वोल्ट होता है। सर पावर, पावर का मतलब शक्ति, शक्ति का सर वोल्ट होता है। सर ओम किसका होता है? सर प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम, रेसिस्टेंस का सर ओम होता है, प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध लिखो यहां, प्रतिरोध का सर ओम होता है।
लेकिन हमसे प्यारे बच्चे पूछा है उसने क्या, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बिल्कुल सही बात है, कूलाम इज राइट आंसर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है अगर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एक एक चीज समझ में आ रही है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमको करने थे और 25 क्वेश्चन भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मुझे इस बार लगता है कि तुम्हारे यहाँ पूछेगा कि आपसे अजर्सन और आपसे रीजन वाला क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा अजर्सन और रीजन वाला बताओ। पहले अजर्सन पढ़ लो फिर रीजन। अगर तुमको लगता है अजर्सन और रीजन दोनों सही हैं और कारण उसका सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन ए टिक करना। कहना सर अजर्सन रीजन तो सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका कारण नहीं है, तो कहना बी वाला टिक करना। कहना सर ए तो सही है लेकिन बी गलत है तो सी वाला टिक करना। और तुमको लगता है कि नहीं सर ए गलत है बी सही है तो डी वाला टिक करना। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताओ, कह रहा है सर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है ना वो ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन और इट कैन नॉट बेंड अराउंड कॉर्नर। चलो भैया आराम से बताओ जल्दी से कि क्या होगा, एक बार आराम से देख लो, पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे। वो कह रहा है सर लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सर बिल्कुल सही बात है, सीधी रेखा में चलता ही है, हमको भी पता है। कारण दे रहे हैं सर इट कैन नॉट बेंड अराउंड कॉर्नर, ये कोनों के चारों ओर मुड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जब भी तुम्हें रीजन निकालना हो ना तो बिकॉज जोड़ दिया करो, कहो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि यह कोनों के चारों ओर मुड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो कहना सर ए भी सही है आर भी सही है और कहना ये व्याख्या भी कर रहा है, इसको एक्सप्लेन भी आराम से कर रहा है, तो कहना सर ए इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे साउंड में देखने को मिले, चाहे लाइट वाले चैप्टर से आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने कहा है बिकॉज लगा लेना, क्योंकि लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा सही आ रहा है या गलत आ रहा है। बस इतना याद रखना, क्योंकि लगा के पूछ लेना, अगर क्योंकि लगा के आंसर मिल गया तो सही है वरना गलत है। प्यारे बच्चे ये आपके 25 इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चंस थे साइंस में जो आज कराए थे। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो लाइक जरूर करेंगे, सेशन को सभी को शेयर करना है और एक अपना वैल्यूएबल प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है कि बेटा क्लास कैसी लगी। सभी प्यारे बच्चों को शेयर कर देना। और ऐसे प्यारे बच्चे कि जो चाहते हैं अभी भी कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी भी लेट नहीं हुए हो, विजेता बैच अशोका एग्जाम गुरु लेके आया, इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1599 रुपए इसकी फीस है, केवल एक बार में इसको पे करना है आपके लिए। लाइव रिकॉर्डेड सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बढ़िया से पढ़ाई करो, पूरा मॉडल पेपर से लेकर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है एप्लीकेशन में, बढ़िया से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।